नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के टारगेट को रखते हुए हम पीवाईक्यू की श्रृंखला में, यह हमारी तीसरी क्लास है और आज हम 2014 में आए हुए प्रश्नों पर, ईवीएस के प्रश्नों पर विचार करेंगे और देखेंगे। पुनः एक बार आपसे आग्रह वही है कि इस क्लास को लेने से पहले अब तक जो क्लासें हुई हैं उनका रिवीजन करके ही आएँ, क्योंकि उस रिवीजन करने का पीछे कई कारण हैं। एक तो ये कि आयोग अपने पुराने प्रश्नों को रिपीट करता है। रिपीट करने के साथ साथ वो अगर प्रश्न डायरेक्ट नहीं आए, लेकिन उन सेगमेंट या उन टॉपिकों से अन्य व्याख्या वाले प्रश्न आपको उस अगले प्रश्न पत्र में या पीवाईक्यू में देखने को मिलेंगे। समय ना गंवाते हुए हम अपने प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का मापन करता है, तो हमारा तो आंसर यही है। लेकिन आगे जान लें कौन कौन से है। थर्मामीटर मानव शरीर के तापमान का मापन करता है, थर्मोमीटर। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप के तीव्रता का मापन करते हैं और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता का मापन किया जाता है। और थर्मामीटर से हमने जान लिया मानव शरीर के ताप का मापन। अगला प्रश्न है कि बीटी कपास है क्या है? एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, एक औषधीय पौधा है। तो बीटी कपास जो है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, यानी आनुवांशिक रूप से संशोधित है। इसमें एक बैक्टीरिया है बीटी, आपने देखा कि लिखा है उसमें बीटी। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिनजिनेंसिस। ये बैक्टीरिया के माध्यम से इस कपास का निर्माण किया गया है, जो कि कीटनाशकों से प्रतिरोधी है, यानी कीटनाशक इसे नहीं होते और उत्पादकता अधिक होती है। तो ये क्या है? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी ट्रांसजेनिक पौधा है। अगला प्रश्न है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? देखिए, जो उद्योग हैं और चिमनियों से निकलने वाले धुएं हैं, यानी हमारे वायुमंडल में जो प्रदूषण फैल रहे हैं, कारक हैं, वो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपस में मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यानी देखा जाए तो क्या क्या, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपस में मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और क्या बनाते हैं, HNO3। ये दोनों अम्ल जो हैं, जब वर्षा की बूंदों के साथ आपस में क्रिया करके जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो ये अम्ल वर्षा कहलाते हैं। इनसे नुकसान क्या होता है? नुकसान हमारी फसलों पर, हमारी इमारतों पर और हमारे शरीर पर यानी स्वास्थ्य पर इसका नुकसान होता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक इसमें देखेंगे तो HCl नहीं है, N2 भी नहीं है, H2S नहीं है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक, यदि नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए तो हम भी हमारा विकल्प होता। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? यानी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा उत्पादक है? देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र को उसकी उत्पादकता के आधार पर कई वर्गों में बांटा गया, लेकिन अब इसमें क्या है, अब उत्पादन कहाँ ज्यादा होगा? जहां तापमान भी अधिक हो, वर्षा भी अधिक हो। तो वर्षा और तापमान सबसे ज्यादा कहाँ होती है? उस कटिबंधीय वर्षा वनों में। तो हमारा तो आंसर ये होगा। अब टुंड्रा में देखेंगे तो बर्फ ज्यादा है लेकिन तापमान कम, और मरुस्थल में देखेंगे तापमान अधिक है लेकिन वर्षा कम, सवाना मध्यम स्थिति। लेकिन सर्वाधिक में अगर बात पूछा रहा है तो वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? आम पकाने में हम देखते हैं ना कि कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, तो हमारा आंसर तो कैल्शियम कार्बाइड है। और यहाँ पर एक विकल्प है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का ट्वाइस। इसे क्या कहते हैं? इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। देखिए, दूषित जल यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाला रोग हमारा ये टाइफाइड है। तो हमारा विकल्प तो आंसर टाइफाइड है। साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से ये रोग होता है। एड्स जो है ये वायरस से संक्रमित है, यानी वायरस जनित है,
और इसके वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक, एनीमिया रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी को दिखाता है, और टिटनेस जो है यह भी बैक्टीरिया से जनित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। आप जान रहे हैं कि, और रिवीजन का बार बार मेरा कहने का तात्पर्य बस यही होता है कि आने वाले प्रश्न कहीं ना कहीं वो रिपीट होते हैं। अब तक तीसरी मेरी क्लास है, और इसके पहले 2 जो क्लासें हैं उनमें भी हर पेपर में ग्रीन हाउस गैसों से प्रश्न आए हैं। तो उन गैसों को तो रट लेना है कि कौन कौन सी गैसें हैं। कल भी बताया था, आज भी जान लीजिए रिवीजन के रूप में। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस, यहाँ विकल्प में ध्यान दीजिएगा, नहीं के बारे में पूछा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए ये सब तो गैसें हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड के इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। क्यों? ये जो है अधूरे ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है, और इसकी जो क्षमता होती है हमारे हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करने के मामले में ये ऑक्सीजन से 200 गुना अधिक है, और ये रंगहीन है, गंधहीन है, और जब हमारे हीमोग्लोबिन से ये क्रिया कर लेती है तो दम घुटने से कुछ ही पलों में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसे साइलेंट किलर भी नाम देते हैं। तो दम घोटू गैस, साइलेंट किलर कार्बन मोनोऑक्साइड का ही नाम है। साथ ही इसके साथ साथ हम फिर पुनः ग्रीन हाउस गैसों का रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन सी हैं? जलवाष्प 60%, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। इन्हें तो आप रट ही लीजिए। हर प्रश्न में अभी तक में देखा गया है कि ये सब में पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस कौन है कौन नहीं है। आपसे चारों विकल्प में से 3 विकल्प दे देंगे कि ग्रीन हाउस गैसों को, या कोई अन्य गैस दे करके एक ग्रीन हाउस गैस को दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना, सरसों। बांस क्या द्विबीजपत्री है? नहीं। केला नहीं, गन्ना नहीं, है कौन? सरसों। और कौन कौन सी फसल है? एक हमारा है चना, मटर, अरहर, ये सभी क्या है? द्विबीजपत्री, यानी 2 फलियां जिसमें हो। ठीक है, वो हमारे द्विबीजपत्री पौधे हैं। अगला है कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन जाइलम, दूसरा फ्लोएम, कैम्बियम, पेलिसेड। देखिए पौधों में 2 ऊतक हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। याद कैसे करेंगे? तो जाइलम लिखा है, अब देखिए यहां जा है और जा से होता है जल। ठीक, तो जल और खनिज इन सभी का जो है परिवहन कौन करता है? ये जाइलम ऊतक करता है। अब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उपरांत जो भोजन तैयार करते हैं उन्हें पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। तो हमारा आंसर होगा, यहां पूछ रहा है जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, तो वह है आंसर जाइलम के द्वारा। अगला विकल्प, अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? आपको पता है कि सबसे प्राचीन साहित्य स्रोत कौन सा हमारा? ऋग्वेद। और वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ पर सामवेद, इसे संस्कृत की जननी भी कहा जाता है, यानी हमारे संस्कृत का मूल ग्रंथ सामवेद है। यजुर्वेद, यजुर्वेद लिखा है, यजुर्वेद है, और यजुर्वेद जो है हमारे यज्ञ कर्मकांड जो हैं उनका मूल साहित्य यजुर्वेद है। अथर्ववेद जादू, टोना, टोटका आदि से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? यानी हमें वायुमंडल के संगठन में उन गैसों को जोड़ के बताना है जिनका योग यानी जिनका परसेंटेज कितना हो जाए? 99%। हमें पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? 78.8%। 20.95% ये क्या है? ऑक्सीजन। दोनों जोड़ेंगे लगभग 99% पहुंच जाएगा। तो ये हमारा कौन कौन से होंगे? एक होगा ऑक्सीजन और एक होगा नाइट्रोजन। ये मिलकर के वायुमंडल में 99% भाग पर इन्हीं गैसों का राज है।
अगला है पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। देखिए, पर्यावरण के अध्ययन कराने की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है क्षेत्रीय भ्रमण। ठीक है, कैसे? बच्चों को यदि हम क्षेत्र भ्रमण पे ले जाएं तो उन्हें मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध का वास्तविक ज्ञान हो सकता है। वही कह रहा है कि शैक्षणिक भ्रमण लेके जा रहे हैं। कैसे? अब उनमें विकल्प क्या है, मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, क्या उनको क्षेत्र में ले जाकर के उनसे ऊर्जा को उनकी विकसित करना है? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। देखिए, मुख्य उद्देश्य तो है कि उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव करा के उन्हें वास्तविक ज्ञान दिया जाए, तो हमारा आंसर होगा बी। क्या है कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ये हमारा पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होगा। अगला प्रश्न है कि कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? शुष्क मिट्टी का मतलब जिसमें नमी नहीं है, यानी वाष्पन की क्रिया के माध्यम से उस मिट्टी की नमी निकल चुकी है। अब नमी निकलने के कारण उसमें क्या होगा, लवण की सांद्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, लवण की सांद्रता अधिक होगी तो ये हमारा विकल्प होगा मिट्टी में। तो आंसर पहला विकल्प था इसमें, उसमें अधिक जल होना। तो जब वाष्पन की क्रिया हो, शुष्क पहले ही करा तो जल तो होगा नहीं। पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, विकल्प नहीं है। मिट्टी कठोर होती है, यानी हमारा आंसर होगा मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। अगला प्रश्न है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों में कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, ये कोई अब विकल्प होगा निकेरिव है तो गलत हो जाएगा। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। देखिए, क्यों मूल्यांकन किया जाता है? मूल्यांकन इसलिए किया जाता है, तो पहला चीज कि हम उनके सतत करना है मूल्यांकन, यानी जो उसमें कमियां हैं उनमें सुधारते जाएं और उन्हें और सीख देते जाएं। तो निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। अब देखिए क्यों ये विकल्प आंसर सही होगा। यहाँ पर नहीं सीखने के वाले तो ये तो नहीं है, निरंतर न बनाने की बात कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा। और महत्वपूर्ण, परीक्षा प्रणाली महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि सीख के माध्यम से बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन कराया जाए। ठीक है, तो निरंतर मूल्यांकन करने से शिक्षार्थियों में परीक्षा के अनावश्यक भय नहीं होता है। अगला प्रश्न, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? ठीक, बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना, रोग फैलाकर। तो बीज प्रकीर्णन तो होगा नहीं क्योंकि वो चर रहे हैं पशु, पर परागण नहीं होगा, चुनकर चरना और रोग फैलाकर, तो रोग फैलाकर उनसे होगा नहीं, चुनकर होगा। कैसे होगा? देखिए, पौधे जो पशु जब चराई करते हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि एक साथ वो चरते जाएं, तो कुछ पौधों को चरते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। जहां चर लेते हैं वहां नवीन पौधे उत्पन्न होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पशु वनस्पति के बदल लेते हैं, यानी चुनकर चरना, ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? यानी अस्थियों के लिए कौन आवश्यक है? पोटेशियम, विटामिन के, कैल्शियम, विटामिन ई, कैल्शियम, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी। तो हमें पता है कि अस्थियों की मजबूती के लिए विटामिन डी चाहिए, ये तो आंसर हमारा ये सही है, और कहीं विटामिन डी नहीं है, इससे भी लगा सकते हैं। लेकिन जानते रहें, कैल्शियम और विटामिन डी हमारी स्वस्थ अस्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, अब देखिए आपसे भारत का भी पूछा है, पूरे विश्व का भी पूछ सकता है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। कहाँ है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। यहां अगला है माउंट धौलागिरी, ये कहाँ है? नेपाल में स्थित है। माउंट केटू, ये हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? हिमालय की। यहां पर पूछ रहा था, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है। माउंट कंचनजंगा, ये कहाँ है? ये भारत में ही स्थित है, लेकिन एक राज्य है सिक्किम, तो सिक्किम राज्य में स्थित है माउंट
कंचनजंगा। तो हमारा आंसर हुआ माउंट केटू। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का खेल विधि आधारित है। तो खेल विधि किधर आधारित होती है, किस पर? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। ठीक, तो आंसर तो डी है। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत और शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के सिद्धांत। तो आंसर है शिक्षण विधि के यानी टीचिंग मेथड के सिद्धांत पर खेल विधि आधारित है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? देखिए, तीनों क्लास हुई, तीनों क्लासों में हमने हर पेपर में यह पाया कि वायुमंडल की परतों से प्रश्न तो आने ही आने हैं। कभी क्षोभ मंडल के बारे में पूछता है, तो कभी समताप मंडल में, कभी ओजोन लेयर के बारे में। आज पुनः जान लीजिए पांचों परतों के बारे में। तो यहां पर पूछ रहा है कि सबसे निचली परत। कल की क्लास में बताया गया था कि आपसे क्रम भी पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है तो किसी की विशेषता देकर के आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे निचली जो परत है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर है समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक है, 5 परतें हैं। अब यहाँ क्षोभ मंडल तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल की ही विशेषता है कि यहाँ पर इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं। आंधी, तूफान, ओलावृष्टि सभी क्षोभ मंडल में आते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, बेरी, रतौंधी, थकान। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। क्या होता है? स्कर्वी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। बेरी जो है यह विटामिन B1 की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? प्रतिभा पाटिल, पद्मजा नायडू, किरण बेदी, हंसा मेहता। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। पद्मजा नायडू सरोजिनी नायडू जो भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है और पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उन्हीं की पुत्री का नाम है पद्मजा नायडू। किरण बेदी पहली महिला IPS हैं। ठीक, और हंसा मेहता भारतीय संविधान सभा का जब गठन किया गया था तो उसमें 15 महिलाएं भी भाग ली थीं। उन 15 महिलाओं में से एक हंसा मेहता थी। एक भारत में 1962 में हंसा मेहता समिति भी गठित की गई थी। वो किस लिए गठित की गई थी? वो उस समय महिलाओं और बच्चियों की शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हंसा मेहता समिति का गठन किया गया था। तो 1962 में हंसा मेहता समिति का गठन किया गया था। तो ये जानते रहिए हंसा मेहता समिति किससे संबंधित है और कब गठित की गई थी? मेहता समिति। ठीक, अगला, असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है? मानस में, काजीरंगा में, गिर जंगल में, कान्हा किसली में। तो मानस कहाँ है? असम में। काजीरंगा, तो इसका तो आंसर है कि एक सींग वाला गैंडा। तो एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। लेकिन अब मानस कहाँ है? मानस जो है असम में है। ठीक, गिर राष्ट्रीय जंगल जो है ये कहाँ है? गुजरात में। काजीरंगा जान ही रहे हैं असम में, और कान्हा किसली ये है MP में यानी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? देखिए, चट्टानें 3 प्रकार की हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें इन्हें प्राइमरी रॉक्स यानी प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, और इसमें बेसाल्ट और ग्रेनाइट आते हैं। तो यहाँ आंसर है बेसाल्ट। चूना पत्थर ये हमारा कौन सी परत है? ग्रेफाइट और स्लेट, ये हमारा अवसादी चट्टान। क्या है? अवसादी। और ये स्लेट जो है रूपांतरित है। ठीक, अगला है कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? पुनः पृथ्वी के वायुमंडल की परतों से प्रश्न है। ओजोन मंडल कल भी बताया गया था। ओजोन मंडल कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। और कहाँ, कितनी ऊंचाई पर? 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, और समताप मंडल को ही कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर।
अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव और गुरु नानक देव। तो सिख धर्म के संस्थापक जो हैं वो गुरु नानक देव हैं। गुरु तेग बहादुर, ये भी देखिए, सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे और तेग बहादुर गुरु थे, इन्हें औरंगजेब ने फांसी दी थी। ठीक। गुरु गोविंद सिंह 10वें थे और अंतिम थे। ठीक। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना। और गुरु अर्जुन देव थे, ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। किसके? कितने? 5वें नंबर के गुरु गुरु अर्जुन देव थे। अगला है कि भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र कौन है? पूर्व की क्लास में भी भूकंप के बारे में पढ़ा था, वो था सिस्मोग्राफ। अगला, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? अब इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ और अन्य चीजें बताना चाहेंगे, क्योंकि एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपका बन गया तो ऐसे प्रश्न को सभी आप आसानी से कर सकते हैं और इनसे संभावित जो अन्य प्रश्न होंगे वो भी क्लियर करते हैं। इस प्रश्न पर बाद में विचार करेंगे, उसके पहले कुछ और सीखते हैं। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर है और पृथ्वी पर कई काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। जो क्षैतिज रेखाएं हैं और उसमें 0 डिग्री जो ये अक्षांश रेखा है, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ध्यान से समझिएगा, कुछ रेखाओं के बारे में बताएंगे और इनसे कई कटिबंध आप बार बार सुनते होंगे कि उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ये सब भी क्लियर होंगे। ठीक। तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसे कहा गया विषुवत रेखा। अब इसके ऊपर वाले पार्ट को कहा गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को कहा गया पृथ्वी के, वह है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, उसे कहा गया कर्क रेखा। क्या कहा गया? कर्क रेखा। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश अक्षांश रेखा को कर्क रेखा नाम दिया गया। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा नाम दिया गया। ठीक, मकर रेखा। अब इसी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के स्थित जो क्षेत्र है इसे कहा गया उष्ण कटिबंध। क्या कहा गया? इसे कहा गया उष्ण कटिबंध। और अब जो है 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, इसे कहा गया दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक, उसी प्रकार से उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तरी क्षेत्र में। अब इनके बीच का जो क्षेत्र है यह है शीतोष्ण क्षेत्र, सब ये भी शीतोष्ण ही है। और उसी प्रकार से ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों के क्षेत्रों में यह है शीत कटिबंध। क्या है? शीत कटिबंध क्षेत्र। तो हमने चीजें देखी, पहला उष्ण, शीतोष्ण और शीत। यहां तक क्लियर? होती क्या चीजें हैं कि आगे जब हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष से, मान लीजिए ये पृथ्वी ऐसे, ये है पृथ्वी, लेकिन मुख्यतः अक्ष देखा जाए तो ये है। अब देखा जाए तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वी अपने वास्तविक अक्ष से कितने अंश झुकी हुई है, तो वह झुकाव कितना है? 23.5 अंश का। कितना है? 23.5 अंश का। एक प्रश्न। और अपने कक्षीय तल से उसका झुकाव कितना, ये अगर एंगल पूछेगा तो ये है 66.5 डिग्री सेल्सियस। ये कितना है? 66.5। ठीक, 66.5 डिग्री ये झुकाव है। अब आते हैं अगला, जो ये स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा। हमने कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा जान ली है। ठीक, अब पृथ्वी क्या है कि सूर्य का चक्कर लगाती है और चक्कर लगाने के साथ साथ वो अपने अक्ष पर भी घूमती है, यानी सूर्य का चक्कर भी लगा रही है और अपने अक्ष पे घूम भी रही है। उस घूमने की प्रक्रिया में कभी सूर्य की जो प्रकाश है वो, यानी सूर्य के समक्ष कर्क रेखा, कभी मकर रेखा आ जाता है। और इसी के कारण
कभी दिन जो है छोटा होता है तो कभी रात छोटी होती है। सूर्य जो हमारा मध्य में है और पृथ्वी इसका सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक, अब यहां पर देखेंगे तो ये जो हमारा है उत्तरी ध्रुव यानी सूर्य के समक्ष आ गया। यहां पर देखेंगे तो ये कौन सा नीचे वाला गोलार्ध है यानी मकर रेखा वाला पार्ट सूर्य के समक्ष है। यहां देखेंगे तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य के समक्ष है और यहां देखेंगे तो कर्क रेखा वाला क्षेत्र सूर्य के समक्ष है। यानी सूर्य के समक्ष जो भी पार्ट पृथ्वी का होगा वहां दिन, और जो पार्ट सूर्य के विपरीत होगा वो क्या होगा, वहां रात होगी। अब देखिए, दिन रात के बारे में समझ लिया कि सूर्य के सामने जो होगा वहां दिन और सूर्य के विपरीत जो होगा वहां रात होगी। ठीक, अब देखिए जो ये है पार्ट यानी मकर रेखा वाला पार्ट अब सूर्य के समक्ष है। मकर रेखा पर सूर्य जो है 22 दिसंबर को, 4 डेट जानिएगा, 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 4 डेटें ऐसी हैं जो इस प्रश्न जो ये प्रश्न आया था और साथ ही अन्य चीजों के लिए भी बताएंगे। पहला है 22 दिसंबर, एक है 21 मार्च और एक है 21 जून और एक है 23 सितंबर। तो 22 दिसंबर वह तिथि है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी चमकती हैं। ठीक, 21 मार्च वह तिथि होगी जब सूर्य विषुवत रेखा पर चमकेगा और 23 सितंबर भी होगा कि जब वह विषुवत रेखा पर आएगा, और 21 जून जो होगा यह कर्क रेखा पर सूर्य चमकेगा। ठीक, अब यदि सूर्य कर्क रेखा पे है यानी कर्क रेखा का मतलब उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा यानी 23.5 अंश अक्षांश पर यदि वो सीधा चमक रहा है तो यानी वहां पर दिन की अवधि अधिक होगी। जब वहां कर्क रेखा पे दिन की अवधि अधिक है तो इसके विपरीत मकर रेखा पे दिन की अवधि सबसे छोटी होगी। तो यदि 21 जून वाली कंडीशन पे विचार करें तो यानी कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें हैं और वो कब है, 21 जून को है, तो यहां दिन सबसे बड़ा यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। और जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे चमक रहा होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। कब, 22 दिसंबर, जब यहां सबसे बड़ा दिन तो यहां सबसे छोटी रात होगी। ठीक है, सबसे छोटी रात यहां होगी। अब अगला चीज, 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 तिथि हैं जब सूर्य विषुवत रेखा पे चमकता है। ठीक, तो ये चीजें अब इससे हम प्रश्न हल कर सकते हैं अपना। यहां प्रश्न था कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध यानी नीचे वाले पार्ट, नीचे में क्या है 23.5 अंश अक्षांश पे मकर रेखा, कब सूर्य मकर रेखा पे जाता है, 22 दिसंबर को। तो आंसर हमारा होगा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। जब सबसे लंबा दिन होगा तो रात सबसे छोटी होगी। अब यहां एक चीज और ध्यान दीजिएगा, तो जब यहां सबसे बड़ा दिन हो गया और सबसे छोटी रात हो गई तो इसका विपरीत यानी 21 यहां उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, कर्क रेखा पे, तो कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात होगी। ठीक है, 22 दिसंबर को जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो 22 दिसंबर को ही कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी, आर्य समाज की। अब हमें यह बताइए आर्य समाज की स्थापना कहां पर की। तो आर्य समाज की स्थापना बंबई में इन्होंने की थी। और इनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, वेदों की ओर लौटो। ध्यान दीजिएगा, वेदों की ओर लौटो इनका प्रमुख वाक्य था। किसका, स्वामी दयानंद सरस्वती का। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी, 1875 में। कहां की थी, बंबई में। अगला प्रश्न है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू कहां का है, असम का। बिहू याद रखिएगा, बिहू कहां का है, असम का।
खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? यानी खाद्य श्रृंखला की बात कर रहे हैं तो खाद्य श्रृंखला का मतलब उत्पादक को उपभोक्ता ने खाया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, फिर डिकम्पोजर। तो जब ये खाद्य श्रृंखला कई मिलकर के आपस में जटिल समूह का निर्माण कर लें तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। तो यहां पर प्रश्न देख रहा है खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। तो आपका आंसर होगा सी, खाद्य जाल। अब खाद्य जाल कहते किसे हैं इस डायग्राम से समझ लीजिए। यहां पर है वनस्पति, यानी कोई वनस्पति है। अब इसे डियर ने खाया और यहाँ चूहा है, गिलहरी हुई, ठीक है। तो ये सब खाएं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता ये हो गए। इनको खाने वाले कई हो गए, इनको खाने वाले, यानी एक ही उत्पाद का भक्षण करने के लिए कई विकल्प हैं, या एक को उपभोग करने के लिए कई विकल्प मौजूद हों, यानी लाइनर में ना चले, जाल के रूप में चले, एक दूसरे को सब खा पी रहे हैं। तो ऐसे में ये जो जटिल संरचना का निर्माण होगा इसे खाद्य जाल कहा गया। तो हमारा आंसर होगा खाद्य जाल। इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न आज के समाप्त हुए। मिलेंगे अगले क्लास में। आशा करते हैं कि आप इनका रिवीजन भी करिएगा और आने वाली क्लास से पूर्व तो रिवीजन होना जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।